हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने ओसीएम के चैप्टर 1 का पार्ट 3, जिसके अंदर पार्ट 2 तक हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 2 प्रिंसिपल ऑलरेडी कर लिए हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क था और प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो हमने ये 2 प्रिंसिपल ऑलरेडी कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने थर्ड प्रिंसिपल के साथ, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सो गाइस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम कोई भी काम ले लें, अगर डिसिप्लिन प्रॉपर रहेगा तो हम अपने रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूल के द्वारा अगर बोला जाए तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉयज़ मस्ट ओबे एंड रेस्पेक्ट द रूल्स गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। ओबे मतलब क्या होता है? बात मानना। अगर हम मैनेजर्स की बात अच्छी तरह से हमें माननी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। डिसिप्लिन हेल्प टू अचीव द गोल इन ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन हमें किसी भी गोल को पाने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन, इट इज़ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। डिसिप्लिन की माने तो एक इफेक्टिव लीडरशिप को रिजल्ट देता है, लाइक एक अच्छा लीडरशिप होना पॉसिबल हो जाता है। देयर मस्ट बी ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है किसके किसके बीच में? मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन को रूल को लेके। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो बेसिक डिसिप्लिन है वो हर एक लेवल पे मैनेज होना चाहिए। जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड बोलें तो जो आपको डायग्राम दिख रहा है, वो डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखें तो आपको पता चलेगा कि एक ही सुपीरियर से हमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ऑर्डर है, वो मिलना चाहिए। अगर अलग अलग सुपीरियर अलग अलग ऑर्डर देंगे तो हमें उस ऑर्डर को पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो हमें समझने में चीज़ें मुश्किल आएगी। इसलिए एक ही जन हमें कोई भी किसी भी तरह का ऑर्डर देना चाहिए। दिस प्रिंसिपल हेल्प इन मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्विंग द डिस्प्यूट अमॉन्ग द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, प्रॉब्लम हो, हम उसे समझ सकते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग द कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा ये काम आता है। इफ़ एन एम्प्लॉय रिसीव अ कमांड फ्रॉम वन मोर देन वन अथॉरिटी, he will get confusion, will not able to take a decision about the whose order should be followed। अगर एक से ज़्यादा सुपीरियर से हमें अगर कमांड मिलता है तो हमें समझ नहीं आएगा कि हम किसकी बात माने और किसकी बात न माने, और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। ये एक रॉन्ग अप्रोच है। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की शुड डिफाइन ईच। तो नीचे दिए गए डायग्राम को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सही है और क्या गलत, राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच। अच्छी तरह से देख लेना, एग्जाम में डायग्राम बनाना जरूरी है। अगर आप ये पॉइंट को लिखते हैं तो नीचे छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। आपका फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन में जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर एक वर्ड में हम समझे, कमांड से मेरा मतलब है एक आदमी की बात हो रही है कि एक ही आदमी होना चाहिए और ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है एक ही प्लान होना चाहिए। प्लान भी बहुत सारे अलग अलग प्लान बना के रख दिया और कोई भी प्लान ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दिस प्रिंसिपल स्टेट देयर शुड बी अ वन हेड एंड वन प्लान। एक ही हेड होना चाहिए और एक ही उसका प्लान होना चाहिए। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ईच ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सेम ऑब्जेक्टिव एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय द वन मैनेजर यूजिंग अ सिंगल प्लान। एक सिंगल प्लान के साथ हर एक मैनेजर को आगे बढ़ना जरूरी होता है। हमारा सिक्स प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। एक शब्द में इसको बोलूँ ये क्या है, तो हमें किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। यानी हम अपने बारे में ना सोच के हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट गिवन अ लेस इंपॉर्टेंट दैन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट कम दे के हमें ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप रादर दैन द इंटरेस्ट ऑफ द सिंगल पर्सन। हमें जब कोई भी डिसीजन ले तो हमें पूरे के पूरे ग्रुप के इंटरेस्ट का ध्यान देना होगा, किसी एक जन के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं देना होगा। Similarly, employee should protect the interest of the organization first and his personal interest should be subordinated.
कोई भी एम्प्लॉय होगा उसे पहला जो दर्जा है उसे ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा, बाद में उसको सबऑर्डिनेशन अपने आप को देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इन एवरी गेम द प्लेयर आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच रादर दैन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड। हर एक मैच में, अगर क्रिकेट मैच की बात कर लो, किसी भी क्रिकेट गेम की बात कर लो, उसमें पूरे टीम को जीतने का ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, अपने इंडिविजुअल स्कोर पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तभी आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन कहलाओगे। आपका 7 पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन रिफर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटीज़। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा भारत देश काफ़ी बड़ा है। अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो क्या करेंगे, वो पूरे देश को संभालेंगे। लेकिन वो पूरे देश को अकेले संभाल ले, ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने चीज़ों को सेंट्रलाइज होते हुए भी उन्होंने बहुत जगह पर डिसेंट्रलाइज कर रखा है, यानी अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीएम है जो अपने अपने स्टेट लेवल पे वो लोग काम करते हैं। तो अगर एक मेन आदमी 20 से सबको कंट्रोल करे तो उसे सेंट्रलाइज कहा जाता है, और अगर छोटे छोटे लोग छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करे तो उसे डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। इन सम ऑर्गेनाइजेशन द पावर इज वेस्टेड इन हैंड ऑफ फ्यू हैंड्स। बहुत ज़्यादा लोगों को हाथ में ऐसा पावर दे के रखा रहता है, ज़्यादा लोग इसके अंदर रहेंगे, अलग अलग पावर अलग अलग लोगों के हाथ में रहेगा। This situation occurs in a small organization, but if a organization is a large and there is a decentralization of the power, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन लाना जरूरी है। अकेला आदमी सब चीज़ करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके में और सीएम में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीएम ही सब संभाल रहा है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पीएम सब संभाल रहा है। दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। आपका 8th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन से मेरा मतलब है पैसा। पैसा क्या पे करते हो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्कर लोग को, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Appropriate remuneration to the staff and employees is a principle of keep them satisfied financially as well as retain them for the long span of time within the organization। आप पैसे देके फाइनेंशियली उनको सेटिस्फाई रखो और लंबे समय तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको रखना जरूरी है। द फेयर रेम्यूनरेशन मतलब ठीक ठीक पैसे उन्हें पे करना। फेयर रेम्यूनरेशन इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी टोटल। अगर आप उन्हें अच्छे से पैसे पे करोगे तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होगी, वो मन से काम करेंगे, आपका प्रोडक्शन टाइम टू टाइम बढ़ता रहेगा। एक्सपर्टीज, स्किल, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों को आगे ले जाना बहुत जरूरी है। आपका 9th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये एक अकेला भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको आप ध्यान से सुनना। और ये अकेले के लिए भी 5 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, ये तो पक्का आता है हर साल। तो स्केलर चेन मीन्स हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। जैसे कि अगर एक मैं बोलूँ क्या है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसीड होती है, ऊपर से नीचे तक इंफॉर्मेशन आती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, वो लोअर लेवल को बताएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो डायग्राम आपको इसके अंदर दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन ए से बी के पास आएगी, बी से सी के पास, सी से डी के पास, या तो ए से ई के पास आएगी, ई से एफ के पास। तो ये इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो इसको बोला जाता है स्केलर चेन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनली द ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू फ्रेम अ लार्ज चेन विथ टाइम कंज्यूमिंग। पहले की बात करें, अगर ओल्ड मैनेजमेंट टेक्निक की बात करें तो पहले इस तरह के लंबे लंबे चेन होते थे। बहुत ऊपर से ऑर्डर आते आते नीचे बहुत टाइम लग जाता था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, और ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि ये अच्छे से हमेशा काम ही करे। तो आगे क्या होने लगा, फिर ये धीरे धीरे करके इसे गैंग प्लैंक में बदल दिया उन्होंने। गैंग प्लैंक से मेरा मतलब क्या है कि अब जो, अगर आप देख सकते हो डायग्राम में, जो डी है और जो जी है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यानी सिर्फ ये ऊपर से नीचे वर्टिकली नहीं चलेगा, अब ये हॉरिजॉन्टली भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकता है। लोग एक दूसरे से बीच में भी बात करके अपना काम कर सकते हैं, यानी ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये कोई एक पर्टिकुलर रूल को नहीं फॉलो करेगा कि ऊपर के लोग ही नीचे के लोग को बोलेंगे। इसके अंदर जो इस एग्जांपल दिया हुआ है, ये
फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर किसको बताएगा, फंक्शनल मैनेजर को फंक्शनल मैनेजर बताएगा, सुपरवाइजर को सुपरवाइजर बताएगा, फोरमैन को फोरमैन बताएगा, वर्कर को। ये एक पर्टिकुलर लाइन है, लेकिन अब वर्कर को बता सकता है, फोरमैन को बता सकता है। यानी ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ना होके नीचे के लेवल पे काम कर लें, ऊपर के लेवल पे काम कर लें, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन पास ऑन होने में जो टाइम लगता है वो टाइम बच जाएगा और काम आसानी से जल्दी जल्दी हो पाएगा। तो ओवरऑल इसके अंदर यही है, आप इस अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपका 10th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन अ प्लेस। यानी हर एक चीज़ हर एक जगह पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हुआ तो हर एक काम आसानी से जल्दी जल्दी हो पाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी। एक मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हर एक चीज़ हर एक जगह पर हर समय पे पॉसिबल होना जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस एट द राइट जॉब। हर एक जगह पे और राइट जॉब पे होना चाहिए। प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी तुम्हारा फिजिकल रिसोर्स है, जो भी तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो एक टाइम पे प्रॉपरली होना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो आपका 11th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विलिटी। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट। पहली बात तो हम अपने जितने भी वर्कर हैं उनके साथ फेयर होने चाहिए। फेयर होने चाहिए मतलब उन्हें हमेशा ये चीज़ का ध्यान होता रहे कि उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। वाइल डिवाइडिंग द वर्क, डेलीगेशन एंड अथॉरिटी, डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म्स एक्सेट्रा। जो भी उन्हें काम दोगे वो, जो उनको अथॉरिटी दोगे वो, और जो उन्हें पैसे दोगे वो, सब चीज़ इक्वल होना चाहिए। किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी ओनली डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़। इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट रेम्यूनरेशन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट बट लेवल ऑन विच द सबऑर्डिनेट आर वर्किंग। हर एक सबऑर्डिनेट जो जो लेवल पे काम कर रहा है सब चीज़ अच्छे से होना चाहिए। द एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट इन ए डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड द सेम वेजेस। अलग अलग लेवल पर अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, सबको सेम वेजेस पे करना चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं देना चाहिए। दिस इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ये इक्विटी जो है वो हेल्प करेगा हमें किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर मतलब क्या होता है? किसी को स्थायी रूप से लंबे समय तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना। यानी आज कल हमेशा अगर आप अपने एम्प्लॉय लोग को चेंज करते रहोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। आपका जो 13th प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब पहल करना। लाइक आप कोई भी काम को आगे चल के खुद से स्टार्ट करो, तब जाके लोग आपको फॉलो करेंगे और चीज़ें अच्छे से होंगी। द फ्रीडम ऑफ टू थिंक एंड वर्क न्यू आइडियाज encourages the employee to take an initiative while working on a given task. This initiative should be welcomed by manager, including through discussion on those new ideas. It also help in creating a healthy organization culture. ये एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाएगा अगर आप इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ रहे हो, सब काम को कर रहे हो। तो आपका जो 14th प्रिंसिपल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है स्पिरिट डी कॉर्प। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टीम वर्क। अगर हम एक साथ रह के कोई काम करें, एकता में शक्ति आपने सुना होगा, तो सेकंड लाइन वही लिखी। स्पिरिट डी कॉर्प मीन्स क्या होता है? यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें साथ में रह के चलना जरूरी है, और जो ह्यूमन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है। लाइक सब लोग अगर साथ में मिलकर काम करें तो काम आसानी से होना पॉसिबल है। इफ़ ऑल द एम्प्लॉय आर वर्किंग एज अ यूनियन विथ ए म्यूचुअल ट्रस्ट, द डिफ़िकल्टी कैन बी सॉल्व। डिफ़िकल्टी को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देयरफॉर एज अ लीडर मैनेजर शुड क्रिएट ए स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द एम्प्लॉय। इसके लिए एज अ लीडर हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि सारे के सारे लोग मिलके अच्छे से काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इजीली से हम प्राप्त कर लें। तो जितने भी ऊपर के दिए गए प्रिंसिपल हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से चलाना चाहते हो तो आपको इस 14 के 14 प्रिंसिपल को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और इसे लेके आगे चलना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपने गोल को अचीव कर ले।
सो गाइस इस लेक्चर में इस 14 प्रिंसिपल को हमने देख लिया है। सो गाइस प्लीज़ इस 14 के 14 जितने भी आपको प्रिंसिपल दिख रहे हैं वो 14 के 14 प्रिंसिपल को आप अच्छे से नोटबुक में लिखोगे, उसको पॉइंट बनाओगे और अच्छे से उसे पढ़ने की कोशिश करोगे। ये आंसर ऑलमोस्ट हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। सो गाइस प्लीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है, तो अच्छे से पढ़ना। आंसर राइटिंग करके मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको टेलीग्राम पे भेजना है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा किस तरह से आंसर राइटिंग लिखना है। सो इस लेक्चर में अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बी सेफ, बी एट होम।